Greetings, everyone. So we were discussing about the chapter plant growth and development, and उसमें भी हम किस पे फोकस कर रहे थे? Plant growth regulators पे, सारे हार्मोन्स पे, सारे फाइटो हार्मोन्स पे, which are responsible for bringing changes in our plant system. सो अभी हमने ये पढ़ा था, बेसिकली हिस्ट्री पढ़ रहे थे, डिस्कवरी कैसे हुई इन सब के बारे में, कि कैसे कैसे पहली बार ऑक्सिन ढूंढा गया ओट्स प्लांट के बेसिस में, देन जिब्रेलिक एसिड कैसे ढूंढा गया, देन साइटोकाइनिन कहाँ ढूंढा गया, एंड देन लास्ट लेक्चर में हमने इस पे फिनिश किया था कि हमने एब्सिसिक एसिड के बारे में बताया था एंड इथाइलिन कैसे ढूंढा गया था, ये बताया था. सो वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज द लास्ट टू अगेन एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. स्पेसिफिकली हर हार्मोन क्या करवाता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड उससे क्या बेनिफिट, मतलब उससे प्लांट में क्या चेंजेस आते हैं, इसके बारे में बात करेंगे. सो एबीए के केस में मैंने आपको कल भी लास्ट क्लास में बताया था कि 3 इंडिपेंडेंट अलग अलग रिसर्च चल रही थी एंड 3 अलग तरीके के इनहिबिटर्स ढूंढे गए. ठीक है, एक का नाम रख दिया, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, या लेट्स यूज ग्रीन. या सो एक का नाम रख दिया इनहिबिटर बी, एक जो मिला उसका नाम था इनहिबिटर बी. देन एक को रख दिया एब्सिशन 2 और एक का नाम रख दिया डोरमेन. ठीक है, ये 3 तरीके के मिले थे. बाद में रियलाइज किया कि ये तीनों के तीनों आइडेंटिकल थे, ये सारे के सारे एक दूसरे से काफी मैचिंग थे. एंड देन मैच भी किससे कर रहे थे, किसके स्ट्रक्चर के साथ आपस में काफी सिमिलर लगे, ये एब्सिसिक एसिड के स्ट्रक्चर के साथ. तो इन सबको फाइनली आइडेंटिफाई करके इन्हें एब्सिसिक एसिड बोल दिया गया. सो दिस इज हाउ द हार्मोन ABA वाज डिस्कवर्ड. तो अभी तक हमने कौन कौन से पढ़ लिए? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड ABA. एंड लास्ट वाला, लेट्स जस्ट इरेज दिस एंड लेट्स लर्न अबाउट द लास्ट वन. लास्ट वाले का नाम है इथाइलिन. दिस इज द ओनली हार्मोन विच इज गैसियस इन नेचर. ठीक है, फाइटो हार्मोन्स में जितने भी प्लांट के हार्मोन्स हैं उनमें से ये इकलौता हार्मोन है विच इज गैसियस इन नेचर. और ये ढूंढा किसने था? एच कुजिन ने 1910 में इस हार्मोन को ढूंढा था. कैसे? उन्होंने एग्जैक्टली क्या ऑब्जर्व किया, मैंने बताया ना, सारे के सारे हार्मोन्स इस पर्पस से नहीं ढूंढे गए थे कि ठीक है वी नीड टू फाइंड फाइटो हार्मोन्स और लाइक इट वाज पर्पसफुली डन. इट वाज ऑल एक्सीडेंटल. ये सारा का सारा जो कुछ भी हो रहा था ये एक्सीडेंटली डन हुआ. एक्सीडेंटली मतलब ये महसूस किया गया कि दिस इज हैपनिंग. So in this case, in case of discovering ethylene or in case of knowing about ethylene, what actually happened, जैसे let's make rough diagram so that you will get a picture and then this will help you to remember this. बहुत सारे ऑरेंजेस थे, बहुत सारे पके हुए ऑरेंज. ठीक है, there were like a bunch of ripened oranges. They were like it was observed that they were releasing a particular gas. They were releasing a particular volatile substance, volatile, right, which like evaporates easily. तो volatile substance इन्होंने release किया इन oranges ने. ये ripe oranges है, एकदम पके हुए. ठीक है, so ripe oranges release a volatile substance which was directed towards unripe bananas. जो पके हुए बनानास, जो कच्चे बनानास होते हैं, वो गैस उधर से रिलीज करके जो वॉलेटाइल सब्सटेंस निकल रहा था वो उन बनानास के ऊपर फोकस कर दिया गया. ठीक है, डोंट माइंड द ड्राइंग प्लीज, आई जस्ट वांट यू टू हैव अ आइडिया. I really want that you get this picture in your head and then finally you'll be able to remember how this hormone ethylene was discovered. So I just want you to I want you to make a mental picture in your head and then use it further. So that is why I'm all doing this. I'm making such rough diagrams. So the volatile substance was directed towards unripened bananas and it was found that the bananas got ripened. Ripening happened. Okay, so over the observations were done, it was completely noted, and this volatile substance was later discovered as the hormone ethylene. This was discovered as the only gaseous PGR. Gaseous PGR, that is gaseous plant growth regulator. And at the same time I told you something else as well.
I think we need to rub a little. So yeah, let's just rub this portion. Ethylene was the only PGR, was the only plant growth promoter in which that it was working in promotion as well. It was promoting the growth as well, and it is also responsible for inhibiting the growth. So it works in both the direction. It works for both the direction. It works to inhibit the growth as well, and it works to promote the growth as well. So yeah, this was all about ethylene, and I want you to remember the image, and this image was for ethylene. So you can just, I'll not erase this much, right? We're just going to move forward. अब हर हार्मोन क्या क्या करता है, कैसे कैसे डिस्कवर हुआ ये तो बता दिया, कैसे कैसे किस किस के केस में कौन कौन सा एक्सीडेंटली डिस्कवरी हुई वो सब बता दिया. Now we are going to move forward, and then we are going to focus upon functions of each hormone. Every hormone has a defined function in a plant life. In a plant's life, they are performing specific certain functions which are going to be highlighted now. So first of all, the first one is auxin. So auxin is a word which has been taken from the Greek language, and auxine, the word from which it was taken, the word auxin is taken from the word auxine, and auxine का मतलब होता है to grow. So auxin obviously it's a plant growth promoting hormone, so growth में help करता है. And सबसे पहली बार auxin का molecule या auxin का chemical substance was isolated from human urine. Okay, like this was the first time discovery. Okay, otherwise जैसे हमने plants के केस में आपको बताया था कि plants में this phytohormone, this chemical substance was first time किसने ढूंढा था? साइंटिस्ट का नाम था वेंट, एंड वेंट ने किस में ढूंढा था, कौन से प्लांट में ढूंढा था? ओट का प्लांट था, ओट के प्लांट में वेंट ने ढूंढा था, एंड प्लांट्स के केस में ये था. ठीक है, बट फर्स्ट टाइम द केमिकल ऑक्सीन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम अ ह्यूमन यूरिन सैंपल. ओके, ऑक्सीन is a term which is used to describe a chemical which is called as indole 3 acetic acid. So आप ऑक्सीन लिखो या ऑक्सीन की जगह आप IAA लिखो, that is the same thing. ठीक है, ऑक्सीन की जगह आप डायरेक्टली IAA भी लिख सकते हो, and that means indole 3 acetic acid. इसके अलावा ऑक्सीन नेचुरली भी मिलता है, उसके अलावा सिंथेटिक तरीके से भी मिलता है. सिंथेटिक ऑक्सीन भी मिलता है which are synthesized in the chemical industries, which are synthesized in the labs that research scholars work in. So आपको सिंथेटिक ऑक्सीन भी मिलता है एंड नेचुरल ऑक्सीन भी मिलता है. इन सबके अंदर सबसे कॉमन चीज, चाहे नेचुरल ऑक्सीजन हो आपके पास, चाहे सिंथेटिक ऑक्सीजन हो, सबसे कॉमन चीज इज दैट these are growth promoting substances, whether natural or synthetic, these are going to promote the growth of a plant. जैसे ऑक्सीजन है, जैसे कुछ जो हमने बोला नेचुरल ऑक्सीजन है जो एनवायरमेंट में मिलते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं. सो उनमें से जैसे एक IAA हो गया आपका, IAA दैट इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, सो दैट्स IAA. And there is another one called as indole butyric acid. ठीक है, so there is the another one called as IBA. So IAA और IBA कुछ examples हैं ऑक्सीजन के जो नेचुरल प्लांट्स में से मिलते हैं. While we have another one, जैसे मतलब इसको अगर हम लिख लेते हैं, this can be applicable for other hormones as well. कि जैसे आपके पास ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपके पास नेचुरली भी मिलता है बाहर के एनवायरमेंट के ऑर्गेनिज्म से, एंड सिंथेटिक भी होता है. ठीक है, सो नेचुरल वाले हार्मोन्स कौन से हो गए? जैसे आपके सामने एग्जांपल था IAA, नेचुरल ऑक्सीजन है. ठीक है, ये एंड ऑक्सीजन का मतलब टू ग्रो, ठीक है, बढ़ना, दैट्स कॉल्ड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का नाम ही उसी के बेसिस पे आया, एंड इट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज. देयर इज IAA एंड देयर इज IBA, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड. इसी तरीके से ये कहां से मिले हमें? प्लांट्स में से. इसी तरीके से हमारे पास सिंथेटिक ऑक्सीजन भी है जो लैब्स में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, मतलब जो मैन मेड है, ह्यूमन ने बनाया है अपने आप ऑक्सीजन. ठीक है, केमिकल्स को बनाते हैं ना, जैसे हमारे पास सारी बहुत सी चीजें जो आज ह्यूमंस केमिकल इंडस्ट्रीज में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में सिंथेसाइज करते हैं अपने लिए, राइट? सो उसी तरीके से ऑक्सीजन हार्मोन भी सिंथेटिकली बनाया जा सकता है. एंड सिंथेटिकली बनाने वाले जो हार्मोन्स हैं दैट वर्क एज ग्रोथ प्रमोशन फॉर प्लांट्स, there is example of NAA called as naphthalene acetic acid. इसकी full form है naphthalene acetic acid, and then we have 2,4-D.
This is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. These are synthetic oxygens. अब I am going to point out a very interesting thing. मैंने बताया कि सिंथेटिकली भी हम ऑक्सीजन सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन जैसे एक नैफ्थलीन एसिटिक एसिड है, वो भी एक सिंथेटिक फॉर्म है जिसको हम लाइक इंडस्ट्रीज में बनाते हैं या कमर्शियली बनाते हैं. इसी तरीके से मैंने एक दूसरा वाला बताया आपको 2,4-D. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ भी लिखी हुई है इफ यू वांट. द नोट्स दैट आई एम शेयरिंग, मैं मेजरली जो खुद से बोल रही हूँ एंड एट द सेम टाइम जो लिखती हूँ उस पर ज्यादा फोकस करिए. उसके अलावा जो कुछ भी नोट्स ऑलरेडी रिटन है स्क्रीन पे वो आप बाद में भी पढ़ सकते हो. जस्ट बिकॉज जो मैं पढ़ा रही हूँ आई एम जस्ट लाइक दोज आर ऑलरेडी रिटन ऑन द स्क्रीन, वो ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है. बट मेरा फोकस रहता है कि द वे दैट आई एम टीचिंग, द रफ डायग्राम्स दैट आई एम मेकिंग, द थिंग्स दैट आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन, आप उस पर ज्यादा फोकस करो. जस्ट बिकॉज रिटन मटीरियल तो बुक्स में भी मिल जाएगा. Focus on whatever I am saying and whatever teaching method I am using for you. So yeah, that's the full form of 2,4-D, that is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. But the interesting portion that I was going to talk about is this, that this work as a pesticide as well. ये 2,4-D as a hormone भी काम कर रहा है, आपको ऑक्सीजन की ग्रोथ प्रमोटिंग कैपेबिलिटीज भी देता है, and at the same time ये पेस्ट भी मारता है. इसकी वजह से इट इज वाइडली यूज्ड. आज भी कई जगहों पे ये बैन हो चुका है. इसको यूज करने से बहुत नुकसान होते हैं, तो कई जगहों पे ये बैन हो चुका है. उसके बावजूद भी ये यूज होता है जस्ट बिकॉज इसका बहुत अच्छा पेस्ट किलिंग रेट है. तो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी अदर एबनॉर्मलिटीज. सो एज अ फैक्ट, एज अ इंफॉर्मेशन, ये आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल और सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं. बट अगर कोई कंपेयर करे, कोई ये बताए कि मतलब व्हाट इज बेटर फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, व्हाट इज बेटर फॉर द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, देन इट इज ऑलवेज नेचुरल ऑक्सीजन या नेचुरल हार्मोन. जो भी नेचुरली प्रोड्यूस होता है वो हमेशा ही ज्यादा लॉन्ग टर्म पे सेफ रहेगा. ये सिंथेटिक वाले आपको शॉर्ट टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो जरूर देते हैं, बट इनके साथ परेशानी यही है कि एक लिमिट के बाद इनके साथ अपने साइड इफेक्ट्स भी आते हैं. So those side effects that I just talked about, कि this pesticide is responsible for causing many abnormalities, ये एक लिमिट तक तो प्लांट के अंदर जाता है, उसके बाद बाकी बचा हुआ मिट्टी में चला जाता है, मिट्टी से पानी में चला जाएगा, उस ग्राउंड वाटर से फाइनली ह्यूमंस के पास पहुंचेगा और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के पास पहुंचेगा जो जो पानी पिएंगे. इस तरीके से दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एबनॉर्मलिटीज लाइक कैंसर भी हो जाता है इससे, नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, हार्ट इश्यूज आते हैं. सो these are some things which is why जितना नेचुरल रह सकते हैं उतना नेचुरल रहने की कोशिश करनी चाहिए. सिंथेटिक थिंग्स आर वेरी 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 हार्मफुल. इसके अलावा जो नेचुरल वाले हैं, हम कह रहे हैं कि जो नेचुरली अवेलेबल हैं, I'll just erase this. Yeah, I'll just erase this. We are done with this section, that what are the two types of oxygen. Then ये आपका प्लांट है, हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑक्सीजन की. नेवर कंफ्यूज दिस. आपके जो प्लांट के ग्रोइंग एपिसेस होते हैं, जो सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है, टिप वाला पोर्शन होता है, जैसे आपका ये है, ये आपका टिप हो गया, स्टेम की टिप हो गई. सिमिलरली जैसे आपकी रूट्स हैं और ये आपकी रूट्स की टिप हो गई. ठीक है, ये आपकी रूट की टिप्स हो गई. ये जनरली ये हार्मोन हमेशा इन टिप्स पे प्रेजेंट होता है. इन टिप्स पे सबसे ज्यादा हाई कंसेंट्रेशन में होता है, एंड यहाँ पे लाइक हाईएस्ट कंसेंट्रेशन यहीं पे होता है. हाई 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 कहाँ पे, टिप्स पे प्रेजेंट होता है. एंड देन ये माइग्रेट करता है. ठीक है, पूरे प्लांट में सारी जगह ऑक्सीजन अच्छे से नहीं प्रेजेंट होता है. जहां जहां मेन जगह पे प्रेजेंट होता है वहां से बाकी सारी जगह पे माइग्रेट करके पहुंचता है. सो दिस इज हाउ ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू अदर पोर्शंस. हमने ट्रांसपोर्टेशन, there's a chapter in your like in your syllabus, there is transportation in plants. So plants के अंदर भी इतने सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सी चीजें तो गैसियस एक्सचेंज में, मतलब CO2 और ऑक्सीजन जो है वो तो इजीली लीव्स में और बाकी प्लांट के पार्ट्स के थ्रू डायरेक्ट गैसियस एक्सचेंज होता है और वहीं से चीजें सारे प्लांट को मिल जाती हैं. बट देयर आर अदर थिंग्स एज वेल जो प्रोड्यूस कहीं और होती हैं लेकिन देनी पूरे प्लांट को होती है. सो दैट्स व्हाई दे नीड माइग्रेशन, दैट्स व्हाई दे नीड ट्रांसपोर्टेशन. So plant में भी इसी वजह से there are different vascular bundles. I am just telling you some extra information, otherwise we are diverting from the topic a little, but yeah, I'll just tell you about this. Plant में भी vascular bundles होते हैं which are responsible for the transportation. प्लांट के अंदर जिन भी चीजों के ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है
उन चीजों के ट्रांसपोर्टेशन को प्लांट्स के अंदर वस्कुलर बंडल्स पूरा करते हैं, जिसमें आपके हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं, विच इज व्हाई आई जस्ट मेंशन अबाउट दिस. अब इसके अलावा वी आर गोइंग टू मेंशन अबाउट दिस दैट देयर इज अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट विच वी मेंशन अबाउट. जैसे वेंट ने ओट्स में डिस्कवर किया था ऑक्सिन, उससे पहले लेकिन वो कोलियोप्टाइल वाला मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था ना, कि कोलियोप्टाइल सनलाइट की सोर्स या फिर किसी भी इल्यूमिनेटिंग लाइट सोर्स की तरफ झुक जाती है, बिकॉज ऑक्सिन्स वहीं प्रोड्यूस हो रहे होते हैं एंड देन ग्रोथ वहीं पे प्रमोट होती है. सो या दैट वाज द वन पोर्शन विच इज व्हाई अगेन आपको दोबारा से ये जस्टिफाई हो गया कि वो वाले पोर्शन ही इल्यूमिनेटिंग लाइट सोर्स को रिस्पॉन्स देते हैं, एंड वही टॉप वाले टिप पोर्शंस जो हैं वहीं पे सबसे ज्यादा ऑक्सिन केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. अब नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट यूसेज, किस किस जगह पे ज्यादा काम आता है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डायग्राम एज वेल, बट या आई विल जस्ट शॉर्टन दिस, इट्स वेरी ह्यूज राइट नाउ. अभी हम इसके बारे में नोटिस करेंगे एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट कि आपका ऑक्सिन बहुत सारे एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूज होता है, वेजिटेबल्स के उगाने में, फ्रूट्स के उगाने में, एग्रीकल्चर में दुनिया भर की और भी चीजें मतलब ग्रो करी जाती हैं. तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों की दोनों चीजों में जब भी आप फार्मिंग कर रहे हैं, उस फार्मिंग के अंदर ऑक्सिन का, सिंथेटिक ऑक्सिन का, नेचुरल भी कोशिश करी जाती होगी, बट आई थिंक सिंथेटिक इज चीप, सो इस वजह से सिंथेटिक ऑक्सिन का काफी यूसेज रहता होगा एज कम्पेयर टू नेचुरल. बट या ऑक्सिन का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज्यादा, एंड जस्ट बिकॉज दिस इज हेल्पफुल इन मल्टीपल वेज. So we are again going to draw some rough diagrams ताकि आपको सारे यूसेज एक ही बार में याद हो जाए. ठीक है. जैसे अभी आपके पास आई से मैं एक एग्जांपल देती जाऊंगी, उससे आप सब कुछ उसके हिसाब से डिफाइन करते जाइएगा. जैसे मान लीजिए ये एक रोज का पौधा है. ठीक है. इस रोज के पौधे को आपने कभी भी नोटिस किया होगा, रोज की स्टेम कटिंग भी काट के नए पौधे में लगा देते हैं ना, तो रोज का पूरा नया पौधा बन जाता है. तो जैसे आपने बस ऊपर से इतनी सी स्टेम काट ली 2 पत्ती के साथ, एंड देन आपने इसे एकदम खाली नए गमले में लगाया. नए गमले में लगाने के बाद जब ये नए गमले में बस आपने एक स्टेम कटिंग लगा दी है, अगर आप इस पर्टिकुलर गमले को, जिसके अंदर अभी आप कुछ नहीं डाले हो, बस सिर्फ एक स्टेम कटिंग आई हुई है, इसके अंदर आप नए से अपनी तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई करोगे अगर, तो इसके अंदर जल्दी जल्दी रूट्स डेवलप हो जाती हैं. ठीक है. ये रूट्स डेवलप करने लगेगा. सो द फर्स्ट यूसेज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज दैट ऑक्सिन प्रमोट्स ग्रोथ. सो कौन कौन से तरीके की ग्रोथ में हेल्प करता है? सो वन ऑफ द एग्जांपल इज दैट ऑक्सिन प्रमोट्स रूटिंग. ऑक्सिन प्रमोट्स रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स. जो स्टेम कटिंग्स होती हैं, जो प्लांट स्टेम की कटिंग्स के थ्रू ही दूसरा नया प्लांट बना सकते हैं, जैसे एक रोज का एग्जांपल मैंने दिया. सो रोज के प्लांट में सिर्फ ऊपर से आप एक जरा सी स्टेम काट लो, उस स्टेम को आप दूसरे प्लांट के अंदर दूसरी मिट्टी में गाड़ देते हैं, तो नया प्लांट बन जाता है. सो उस नए प्लांट को फाइनली रूट्स तो डेवलप करनी पड़ेंगी, सारे प्लांट्स मतलब पूरा पार्ट्स आने पड़ेंगे ना, तभी वो पूरा प्लांट बनेगा. सो वो जो पार्ट्स डेवलप होते हैं वो रूटिंग के थ्रू होते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन can be induced with the help of supplying external oxygen. आप अलग से ऑक्सीजन दोगे तो रूटिंग हो जाएगी. ओके. ऑक्सीजन के अलावा अब जैसे हम इसी में दूसरे एग्जांपल लेके चलते हैं. अब जैसे आपने एक नया पेड़ लगाया था, उस नए पेड़ पे फिलहाल, उस नए प्लांट पे फिलहाल अभी पत्ती ही आ रही है. ठीक है. एंड आप चाहते हो कि इसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाए, तो अगर आप इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करोगे, देन देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपके पेड़ के ऊपर फ्लावर आ जाएगा. ओके. सो ऑक्सिन प्रमोट्स फ्लावरिंग एज वेल. सो दिस इज अनदर यूसेज जो ऑक्सिन हेल्प करता है. ऐसा किस प्लांट में करा गया? एक एग्जांपल पाइनएप्पल्स के केस में ऐसा देखा गया है कि फूल ऑक्सिन सप्लाई करने के बाद फ्लावर की मतलब फ्लावर ग्रोथ देखी गई. इसके अलावा एक और प्लांट, मतलब दोबारा से हम फिर प्लांट्स के एग्जांपल ले रहे हैं. तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्लांट है, आपका बिल्कुल हेल्दी प्लांट है, अभी आपकी ना लीव्स बूढ़ी हो रही है, ना आपकी रूट्स बूढ़ी हो रही हैं, और ना आपका ऊपर से फ्लावर बूढ़ा हो रहा है. तो अगर इस प्लांट की ऑक्सीजन सप्लाई, इस प्लांट के अंदर ऑक्सीजन एकदम बराबर है, तो उसकी वजह से इसकी कुछ भी अर्ली सीनेसेंस नहीं होगी, मतलब जल्दी जल्दी अपने आप ही एकदम हेल्दी पत्तियां हैं तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं गिरेगा, कुछ भी मतलब टाइम से पहले अर्ली स्टेजेस पे लीव ड्रॉप नहीं होगी, फ्लावर जल्दी नहीं मुरझाएगा इसका, क्योंकि इसके अंदर सब अच्छे से प्रॉपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है. बट
ऑक्सिन ये तो प्रमोट करता है कि टाइम से पहले चीजें ना गिरे, लेकिन अगर इसकी सीनेसेंस वाला फेज आ रहा है, मतलब इसके अंदर वो फेज आ रहा है जब इसकी पत्तियां बूढ़ी हो रही हैं, इसका फूल बिल्कुल मुरझाने वाले, बिल्कुल मतलब पूरी अपनी मैच्योरिटी ले चुका है, एंड देन अब फ्रूट बनने की जरूरत है। फ्लावर से ही तो फ्रूट बनता है, तो अब फ्लावर के बाद फ्रूट बनने की जरूरत है, अब फ्लावर को गिरना है, उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑक्सिन ये भी प्रमोट करता है। तो ऑक्सिन ओवरऑल कैसे बोलेंगे, इट मेंटेन, आप ऐसे डायरेक्टली ले सकते हो इस टर्म को, दैट इट मेंटेन्स अ प्लांट। ठीक है, इट मेंटेन्स अ प्लांट। यूथ वाले टाइम पे, प्लांट का जो यूथ वाला स्टेज है, जिस टाइम पे सारी चीजें प्रॉपरली मेंटेन रहती है, तो अगर ऑक्सिन होगा तो वो भी मेंटेन रहेगा। और अगर यूथ वाला फेज नहीं है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो वाले फ्लावर्स गिरने हैं, अगर वो लीफ गिरने की जरूरत है, तो उस टाइम पे वो प्लांट गिर भी जाएगा, उस टाइम पे उसकी पत्तियां झड़ा भी देगा, अगर ऑक्सिजन अच्छे से होगा तो। अदरवाइज वो बेमतलब के वो प्लांट के ऊपर अटैच रहेंगे, उनका कोई फायदा तो है नहीं ना, वो फोटोसिंथेसिस कर पा रही है, बिकॉज दोज लीव्स आर ऑलमोस्ट डेड। सो डेड पार्ट्स को गिरा भी देता है, मेच्योर लीव्स को गिरा भी देता है, और नई नई फ्रूट, नए लीफ जो अभी तक पके नहीं है, जो अभी तक अपने यंग स्टेजेस पे, उन्हें प्रॉपर मेंटेन करके रखता है, अगर सही है तो। there is another phenomena which we are going to explain to you, which is like, should I rub it or not? I want you to see this left diagram as well. We can go down, but yeah, I want you to see that diagram. So I'll just rub this. Let's rub this. Let's make it here only so that you can see the left diagram along with. Yeah. So the next one is, there's a phenomena called apical dominance. ठीक है, अब आप ये डायग्राम देखो, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाले डायग्राम में जो ए पार्ट का डायग्राम है, आप उसके टॉप पे देखो, जो टॉप पे छोटा सा बड आ रहा है फ्लावर का, दैट इज कॉल्ड एज एपिकल बड। अगर एक ऐसा बड आता है, उसकी वजह से ये एपिकल बड की वजह से, जो टॉप पे आ रहा होता है एकदम टिप पे, उसकी वजह से लेटरल बड्स नहीं आ पाते। ठीक है, उसकी वजह से साइड में जो बड्स आने चाहिए, साइड में जो फ्लावर खिलने चाहिए, वो जल्दी से नहीं आ पाते। इसको बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। टर्म से ही पता लग रहा है, एपिकल डोमिनेंस, अगर एपिकल बड आ गया तो वो लेटरल बड्स को नहीं आने देगा। इस पर्टिकुलर फिनोमिना को बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, सो यू कैन जस्ट से इट लाइक दैट, द ग्रोइंग एपिकल बड्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड्स, दिस फिनोमिना इज एपिकल डोमिनेंस। जब शूट की ये टिप्स को काट दिया जाता है, जब शूट की ये टिप्स में जो एपिकल बड होता है, इसे काट दिया जाता है, राइट, एज यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड वाले डायग्राम में देखिए, बी पार्ट में, जिसमें आप टॉप पे देखेंगे, इस वाले एरिया में कोई बड नहीं है, वहां से जो बड आ रहा था उसकी कटिंग कर दी गई है। ठीक है, एपिकल बड इज, योर एपिकल बड इज रिमूव्ड। इसकी वजह से लेटरल ग्रोथ प्रमोटेड। ठीक है, इसकी वजह से आप देखिए, लेटरल सारी की सारी नई स्टेम आ गई, नई स्टेम आ रही है, उस पर नए नए लीव्स आ रहे हैं, आने वाले टाइम पे उस पर बड भी आ जाएगा। सो इसकी वजह से लेटरल बर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो एपिकल बर्ड अगर रिमूव करोगे, या फिर शूट टिप, जो शूट की एकदम टिप है, वहीं पे एपिकल बर्ड आता है। अगर बर्ड आया भी नहीं है, अभी तक एपिकल बर्ड आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आपने शूट की टिप काट दी, उसकी वजह से भी एपिकल डोमिनेंस नहीं हो पाएगी और लेटरल डोमिनेंस होनी शुरू होगी। ठीक है, सो एपिकल बर्ड का रिमूवल या फिर शूट टिप की रिमूवल कर देते हैं, ताकि एपिकल डोमिनेंस ना हो पाए। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम एपिकल बड या शूट टिप हटाते हैं, इसको बोलते हैं डीकैपिटेशन। ठीक है, डीकैपिटेशन। सो इसको ऐसे बोलेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे कि डीकैपिटेशन हेल्प्स टू अवॉइड एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस ना हो उसके लिए डीकैपिटेशन करी जाती है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू, ये करने का फायदा क्या है, लेटरल मतलब लेटरल बड्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एपिकल तो एक ही आएगा, लेटरल तो बहुत सारे ऑप्शंस है, साइड में तो स्टेम के बहुत सारी चीजें निकल सकती हैं। शूट की टिप तो एक ही चीज है, सबसे टॉप वाला पोर्शन तो एक ही है, वहां पे तो एक ही आ पाएगा। लेकिन अगर साइड में बहुत सारे आ पाएंगे, क्योंकि साइड में तो पूरी की पूरी एरिया अवेलेबल है, राइट। सो इसको भी आई जस्ट मेक अगेन फॉर यू। Let's just, yeah.
तो ये बताना चाह रही हूँ, जैसे अब ये एक पर्टिकुलर शूट है, यहाँ पे साइड में तो बहुत सारे बड्स आ सकते हैं, बट यहाँ पे केवल एक ही बड आ सकता है। टॉप पे तो एक ही बड आएगा ना, तो एपिकल बड तो एक ही हो पाएगा, बट लेटरल बड्स 1 2 3 4 5 6 जितने भी आने चाहे बहुत सारे आ जाएंगे। उसकी वजह से ग्रोथ ऑफ द प्लांट वुड बी प्रमोटेड। सो दिस इज हाउ इट इज डन। इसी बेसिस पे ये पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक है एपिकल डोमिनेंस को रोकने की डिकैपिटेशन करके, दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज यूटिलाइज्ड with the help of is utilized in the case of टी प्लांट्स। टी प्लांट्स में ज्यादा से ज्यादा पत्तियां बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लेटरल ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, उसकी वजह से ज्यादा टी लीव्स मिलेंगी, और टी लीव्स ज्यादा मिलेंगी तो टी ज्यादा बनेगी। सो उसकी वजह से कमर्शियल फायदा होगा हमें चाय के बागानों से। सो एक तो टी प्लांट्स में एज वेल एज हेज मेकिंग में, जिन भी प्लांट्स में हेज का ग्रोथ करवाना है हमें, हेज कैसे, ये जो लेटरल ग्रोथ जो होनी शुरू हो जाती है, मतलब टॉप टॉप की ग्रोथ नहीं हो रही है, ऊंची ऊंची ग्रोथ नहीं हो रही है, हमें ऐसी ग्रोथ करानी है, हेज वाली ग्रोथ करानी है, साइड वाली लेटरल ग्रोथ करवानी है। सो वो जो हेज ग्रोथ करवानी है या फिर हेज ग्रोथ या हेज प्लांटेशन प्रमोट करनी है, तो उस केस में भी एपिकल डोमिनेंस आपको रोकना पड़ेगा। सो इसके अलावा मतलब ये ऑक्सिन प्रमोट करता है, ऑक्सिन ये लेटरल ग्रोथ प्रमोट करेगा। जैसे ही आप शूट काट दोगे, शूट काटने के बाद फाइनली जब लेटरल ग्रोथ होती है तो ऑक्सिन इस चीज को प्रमोट करता है। इसके अलावा I don't know if you know about this, but yeah, there's another term which I'm going to not just mention now, called as, जिसने थोड़ा सा भी जिसको याद होगा सेक्सुअल फ्लावरिंग इन प्लांट्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसके अंदर ये टर्म पड़ा होगा पार्थेनोकार्पी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन और इनकम्प्लीट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ऑक्सिन अगर देते हैं, ठीक है, तो ऑक्सिन देने की वजह से पार्थेनोकार्पी भी प्रमोट होती है, इनकम्प्लीट फर्टिलाइजेशन भी। मतलब इसे दिस इज नॉट द रेगुलर मेल फीमेल गैमेट, इसमें एक्सक्यूज नहीं करते, डायरेक्टली फीमेल गैमेट ही अपने आप को मॉडिफाई करके एंड देन आपको फ्रूट दे देती है। ठीक है, मेल गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। सो इस वजह से पार्थेनोकार्पी जो होती है, पार्थेनोकार्पी इज इंड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन। एंड ये पर्टिकुलर टेक्निक किस में यूज करी जा चुकी है, एग्जाम्पल के तौर पे इफ यू कैन रिमेम्बर, टमेटोज में। ठीक है, टमेटोज के केस में ये यूज किया जा चुका है। उसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, 2,4-D का एग्जांपल दिया था, सिंथेटिक ऑक्सिन का एक एग्जांपल है 2,4-D कॉल्ड एज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सो these auxins can be used as good herbicides। herbicides जो हर्ब्स जो होती हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे प्लांट्स को अपने आसपास अच्छे से ग्रोथ नहीं होने देती और सारे एरिया ऑक्यूपाई कर लेती है। सो ये हर्बिसाइड्स की तरह भी काम करते हैं, जिसका एक एग्जांपल है 2,4-D, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये क्या करती हैं, डाइकोटिलेडन वीड्स जो होती हैं, 2,4-D जो होती है डाइकोट वीड्स होती हैं। ठीक है, अगर आप ये सिंथेटिक ऑक्सिन 2,4-D एक ऐसे एरिया, एक आप अपने फार्मिंग एरिया में डाल देते हैं जहां पे डाइकोट वीड्स बहुत सारी उगे जा रही हैं, बहुत सारी होती जा रही हैं, तो ये इन डाइकोट वीड्स को मार देती है। ठीक है, हालांकि ये मोनोकॉट्स मैच्योर मोनोकॉट्स को कुछ नहीं कर पाती। ठीक है, सो एक अगेन मैं इसको एग्जांपल के तौर से एकदम दोबारा से एक कुछ डायग्राम बना के बताती हूँ। जैसे ये एक फार्मिंग लैंड है, ठीक है, यहाँ पे फार्म है, गार्डनर है यहाँ पे, और वो चाहता है इसमें बिल्कुल भी वीड ना आए। ठीक है, वीड की ग्रोथ बिल्कुल नहीं चाहता है, वो कैंसिल करना चाहता है। तो इस फार्म पे अगर वो 2,4-D को स्प्रे करेगा या यूज करेगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे कोई वीड ग्रो नहीं कर पाएगी। सो अ वीड फ्री लॉन, if a weed free land, a weed free lawn, a weed free area can be achieved with the use of synthetic auxin called as 2,4-D. This is one of the example for the usage. इसके अलावा ऑक्सिन से एक और चीज प्रमोट होती है विच इज यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। मैंने बताया था सेल ग्रोथ, सेल डिफरेंशिएशन प्रमोट करता है ऑक्सिन। सो ऑक्सिन की प्रेजेंस की वजह से सेल डिविजन प्रमोट होता है। एंड अलग अलग, जैसे मैंने आपको आई रिमेम्बर इफ यू नो अबाउट दिस और नॉट, जैसे एक मास ऑफ सेल्स है, बहुत सारे सेल्स हैं ये। ठीक है, ये बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन अभी इन सेल्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। मतलब
ये क्या काम करेंगे ये नहीं बताया गया है, ठीक है, कि मान लीजिए ये फोटोसिंथेसिस करेगा, मान लीजिए ये वाला रेस्पिरेशन करेगा, मान लीजिए ये खाना पहुंचाएगा, फूड पहुंचाएगा, ठीक है। सो अभी इनका ये डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है कि कौन सा वाला क्या कर सकता है, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर काम करवाने के लिए कि मतलब कौन सा वाला सेल कौन सा काम करेगा, ये वाली चीज भी ऑक्सिन ही प्रमोट करता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन प्रमोट करता है ऑक्सिन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, हर सेल को अपना फंक्शन देना इज डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन प्रमोट करता है ऑक्सिन एंड दिस इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स या डिफरेंट बंडल्स। जैसे अब जाइलम है, ठीक है, जाइलम का सेल तो रेडी है लेकिन अभी एग्जैक्टली बताया नहीं है कि ये क्या काम करेगा, तो अगर आप ऑक्सिन की सप्लाई कर दोगे तो ये जल्दी जल्दी हो जाएगा एंड देन आपका ये सेल जो है वो जाइलम का काम करना शुरू कर देगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ऑक्सिन यूसेज। डायग्राम्स अगेन इसीलिए बनाए थे ताकि आपको एग्जैक्टली याद रहे सारी की सारी चीजें कि कौन सा चीज क्या काम करती है। एंड वी आर गोइंग टू जस्ट रिवाइज ऑल द थिंग्स अगेन। हम कोशिश करते हैं कि कितना याद हो पाया, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं, जो भी डायग्राम्स बनाए हैं उसी के बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कितने याद रहते हैं, ठीक है। क्या लिखना है, ऑक्सिन के फंक्शंस। सबसे बेसिक चीजें याद रखिए, सेल ग्रोथ प्रमोट करता है, एक पढ़ा था रूटिंग, रूटिंग प्रमोट कर देता है, एक पढ़ा था फ्लावरिंग प्रमोट कर देता है, इसकी वजह से फ्लावरिंग आती है, एग्जांपल याद हो तो पाइनएप्पल्स। इसके अलावा एक और चीज पढ़ी थी, पार्थेनोकार्पी भी प्रमोट करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज पढ़ी थी, एपिकल डोमिनेंस के बारे में पढ़ा था, और एपिकल डोमिनेंस अगर हम रोक देते हैं शूट की टिप काट कर तो लेटरल ग्रोथ प्रमोट करता है, इसकी वजह से किसको फायदे होते हैं, टी प्लांटेशंस को और हेज मेकिंग को, ठीक है। सो दिस वाज अगेन वन ऑफ द एग्जांपल। इसके अलावा सेल डिफरेंशिएशन प्रमोट करता है। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेल के अलग अलग फंक्शंस की तरफ प्रमोट करता है। सो अगेन ये सारे के सारे मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने डायग्राम बनाने के बेसिस पे याद रखा है कि इतने सारे एग्जांपल्स तो मुझे ऑलरेडी याद हो गए। सो अगेन वही कह रही हूँ बार 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 कि चीजों को रटने की कोशिश मत करिए, हाथ चलाइए, पेन चलाइए, कागज उठाइए, कलम उठाइए एंड हर चीज लिखने की कोशिश करिए। बार बार लिखेंगे, रफ डायग्राम्स बनाएंगे, माइंड इज वेरी शार्प, माइंड हमेशा विजुअल चीजें ज्यादा याद रखता है, जितना चीजें देखते हैं ना उतना ज्यादा वो चीजें याद रहती हैं। सो इफ यू आर मेकिंग थिंग, इफ यू आर राइटिंग स्टफ एंड इफ यू आर राइटिंग मल्टीपल टाइम्स, कुछ याद नहीं हो रहा है, डोंट वरी, कोई परेशानी नहीं है, आज के आज करने में जरूरी भी नहीं है, बार 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 लिखिए, आज नहीं होगा कल होगा, कल वाला याद हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों वाला याद हो जाएगा, बट होगा जरूर। आई थिंक वी स्टिल मिस्ड ऑन सम रीजंस, जैसे पार्थेनोकार्पी बता दिया था, ओ या देयर इज दिस वन, हम 6th भी लिख सकते हैं इसमें, हर्बीसाइड्स की तरह बताया था ना, हर्बीसाइड या फिर वीडीसाइड्स भी लिख सकते हो डायरेक्टली, तो वीडीसाइड्स की तरह भी काम करता है। इसके अलावा मैंने एक और बताया था आपको, ऑक्सिन मेंटेन अ प्लांट। वैसे चाहो तो आप इसको एक साथ ही लिख सकते हो, ये सब कुछ भी एक तरीके से मेंटेनेंस भी है। तो ऑक्सिन मेंटेन अ प्लांट, ऑक्सिन इज दिस वेल, कि ऑक्सिन की वजह से ओवरऑल प्लांट मेंटेन होता है, जो लीफ गिरनी चाहिए वो गिर जाएगी अपना मेच्योर होके, जो लीफ नहीं गिरनी चाहिए वो नहीं गिरेगी। दिस इज हाउ ऑक्सिन वर्क्स एंड वी आर डन विद द क्लास। आई वाज सपोज्ड टू शो यू अ वीडियो, अगेन सिर्फ और सिर्फ विजुअल इसलिए दिखा रहे हैं ताकि चीजें याद हो जाएं। सो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रही थी, but that's okay, we'll do it in the next class, but we are definitely going to do it just because once we see that video we are going to just remember all these like functions of auxin, and then we are going to proceed further with the next hormone. Thank you, have a great day, shoot down any comments, shoot down any doubts if you have a great day.